हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमने हेडलाइन ली है कि भारत ने कंधार से निकाले 50 राजनयिक। देखिए, अफगानिस्तान में जिस तरीके से संकट गहराता जा रहा है, तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा करने की ओर बढ़ रहा है, उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। और तालिबान जिन जिन जिलों में, जिन जिन प्रांतों में बढ़ रहा है, वहाँ पर अपने नियम को लागू करता हुआ चल रहा है। चाहे वो वहाँ की महिलाओं को घर से ना निकलने देना हो, लोगों और जो पुरुष हैं उनको अब दाढ़ी रखनी होगी, महिलाओं को घर से अकेले कहीं नहीं निकलना होगा, सिर्फ पुरुषों के साथ ही, अपने घर के पुरुषों के साथ ही निकलना होगा। क्योंकि अब अफगानिस्तान में ये सब घटनाएं इसलिए हो रही क्योंकि अभी तक वहाँ पर अमेरिकी सेना थी। अब अमेरिकी सेना ने जिस तरीके से वहाँ वापसी की घोषणा कर दी है सितंबर 2021 तक, तो उसके बाद अब धीरे धीरे तालिबान अफगानिस्तान पर हावी हो रहा है। तालिबान ने यहाँ तक दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के 85% इलाके को यानी कि अपने कब्जे में ले लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों के बढ़ते प्रभाव और बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत ने कंधार स्थित अपने वाणिज्यिक दूतावास के 50 राजनयिकों और अधिकारियों को सुरक्षित निकाल लिया है। इन्हें स्वदेश लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विशेष विमान शनिवार को भेजा गया था। वापस लाए गए लोगों में दूतावास की सुरक्षा में तैनात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवान भी शामिल हैं। भारत ने कंधार का वाणिज्यिक दूतावास अभी बंद नहीं किया है और स्थानीय अफगानी स्टाफ के सहारे इसका संचालन जारी रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ट्विटर ने स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया है। अब ट्विटर ने काफ़ी मनमानी के बाद और काफ़ी मान मनौवत या फिर कह सकते हैं कि जब भारत सरकार ने सख्ती बरती, तब उन्होंने ग्रीवांस ऑफिसर या स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की तरफ कदम बढ़ा दिया और उन्होंने ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। और इसके साथ ही उन्होंने जो अभी तक उनका जो एड्रेस था वो कंफर्म नहीं था, उसको भी इन्होंने कंफर्म कर दिया है और बेंगलोर का एड्रेस दिया है। अब उसके बाद नए आईटी नियम के मामले में अदालत ने भी पाया कि ट्विटर ने सरकार के निर्देशों की अवहेलना की है। अदालत ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि सरकार जो भी चाहे अपने हिसाब से ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्विटर ने भारत में अपने संपर्क का पता भी जाहिर कर दिया है, जो बेंगलोर में स्थित है। कंपनी ने 26 मई से लेकर 25 जून के दौरान कंप्लायंस रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। इस प्रकार गत 26 मई को लागू होने वाले नए आईटी नियम से जुड़े 3 प्रमुख निर्देशों का पालन ट्विटर ने शुरू कर दिया है। ट्विटर की तरफ से इन नियमों के पालन नहीं करने से ट्विटर ने इंटरमीडिएटरी का दर्जा भी खो दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि महाराष्ट्र केरल में मामले कम नहीं होने से सरकार हैरान। देखिए, देश में लगभग 66 जिले में ही 10% से ज़्यादा संक्रमण दर है और ये जो 10% से ज़्यादा संक्रमण दर है उसमें केरल के 8 और महाराष्ट्र के 2 जिले शामिल हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि प्रतिदिन लगभग जो 52 कह सकते हैं कि 50,000 तक केस आ रहे हैं, उसमें 15 से 20,000 केस से ज़्यादा सिर्फ महाराष्ट्र और केरल के हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने इसके लिए एक समिति बैठाई है और जल्द से जल्द इस जांच को पूरा करने के लिए बोला है। केस 8,000 से 15,000 प्रतिदिन के बीच अभी भी इन दोनों राज्यों में बने हुए हैं और प्रतिदिन जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें 52% से अधिक केरल व महाराष्ट्र में हैं। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के डॉक्टर NK अरोड़ा ने पिछले दिनों केरल के अधिकारियों से नए केस अधिक आने की वजह जानने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना है कि उनके यहाँ कराए गए सीरो सर्वे में अब भी 20% लोग में ही एंटीबॉडी पाई गई है। इसका अर्थ है कि 80% आबादी को अभी भी संक्रमित होने का खतरा बरकरार है। राज्यों में अधिक जागरूकता होने की वजह से शारीरिक दूरी, मास्क और सफाई जैसे कोरोना व्यवहार का समुचित पालन किया जाता है और इसी वजह से अधिकांश लोग इससे अब भी
बचे हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि समुदायों के बीच ना बिगड़े आबादी का संतुलन। ये स्टेटमेंट दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, कल विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का विमोचन किया गया। इसमें नए नियम बनाए गए हैं, कुछ सहूलियतें दी गई हैं और इसको मतलब आप कह सकते हैं कि आकर्षक नीति बनाई गई है, जिससे लोग दो संतान के ओर अग्रसर हों। और इसमें विमोचन पर नई जनसंख्या नीति में सरकार ने आबादी को नियंत्रित करने के लिए नया कानून बनाने का इरादा भी जताया है। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर उस पर 19 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि का रिश्ता गरीबी व निरक्षरता से भी है। कुल प्रजनन दर, मातृ और शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश अभी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। इन संकेतकों में सुधार के लिए हमें विभिन्न तबकों के बीच जागरूकता फैलाने के गंभीर प्रयास करने होंगे। काफ़ी तथ्यों व समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर सरकार इस नीति को लागू कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसको नए रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं वो पूरी तरीके से गति देने में जुट गए हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष के अंत तक बहुत हद तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की है और इस समीक्षा बैठक में प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने रेल मंत्री को परियोजना की स्थिति से अवगत कराया। समीक्षा बैठक के बाद वैष्णव ने ट्वीट करके NHSR के प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्री के साथ अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेलवे लाइन के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक 1396 हेक्टेयर से 1035 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। अब तक अधिग्रहित 74% का अधिकांश हिस्सा यानी करीब 96% भूमि गुजरात में है और 25% भूमि महाराष्ट्र में है। अधिकारियों ने कहा है कि गुजरात दादर नगर हवेली में 5 स्टेशनों और 351 किलोमीटर में 325 किलोमीटर के अलाइनमेंट के काम के ठेके दिए जा चुके हैं। 90% जमीन ठेकेदारों को सौंपी जा चुकी है। पूरा करने के लिए लगभग 2200 लोग लगे हुए हैं और 300 प्रमुख हैवी मशीनें लगी हुई हैं। 5300 से अधिक ड्राइंग NHSRCL की प्रोजेक्ट पेश किया गया है। प्रोजेक्ट से संबंधित 785 स्थानों पर भू तकनीक जांच की परीक्षा भी पूरी कर ली गई है। 237 किलोमीटर के लिए ट्रैक निर्माण कार्य भी इस वर्ष की अंतिम तिमाही तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा गुजरात में शेष ट्रैक का काम अगले साल की शुरुआत तक किए जाने की उम्मीद इसमें जताई गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल लिखा गया है वो है नई करवट लेती दलित राजनीति, और यह आर्टिकल लिखा है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर AK वर्मा द्वारा। इस पूरे आर्टिकल पर दलित राजनीति को फोकस किया गया है कि किस तरीके से जगजीवन राम के बाद कोई भी दलित नेता पूर्ण तौर पर बड़े पद पर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। इसमें कुछ हद तक आप कह सकते हैं रामविलास पासवान और मायावती ने उपलब्धि हासिल करी है, लेकिन उन्होंने भी भविष्य को देखते हुए जिस तरीके से फिर बड़ी जातियों का आंकड़ा लेकर चला और उनको अपने में मिलाया, इससे कहीं ना कहीं दलित लोग प्रभावित हुए और उनकी राजनीति भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। हालांकि दलितों को हमेशा वोट बैंक के नज़रिए से देखा गया, उनके उत्थान की कोशिश कम की गई और उनको वोट बैंक के तरीके ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और दलित राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का ही हिस्सा है। लोग देखिए, राजनीतिक पार्टियां भी नहीं चाहती हैं कि दलित उत्थान करें। अगर दलित उत्थान के प्रति उनकी निष्ठा होती तो जो नियम बनाए गए हैं दलितों के उत्थान के लिए उसको सुदृढ़ तरीके से लागू किया गया होता। तो बीते दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश में घटित घटनाएं दलित राजनीतिक विमर्श में नए रुझान का संकेत करती हैं।
अगर हम बिहार में दलित राजनीति की अगुआ माने जाने वाली लोक जनशक्ति पार्टी के आंतरिक उठापटक की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे कई दलित नेताओं को मायावती ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। ये एक महज इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कोई अंडर करंट है। विगत 74 वर्षों में बाबू जगजीवन राम को छोड़कर कोई भी दलित नेता राष्ट्रीय स्तर पर पनप नहीं पाया है। इसमें मायावती और रामविलास पासवान ने भले ही आंशिक सफलता पाई हो। मायावती ने 2007 में प्रभावी सोशल इंजीनियरिंग द्वारा समावेशी राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और सभी वर्गों के वोट से प्रदेश में सरकार बनाई होगी। देखिए, वहीं पासवान स्वयं निर्वाचित होते रहे पर बिहार में दलितों को लामबंद नहीं कर सके और पासी समाज तक ही सीमित होकर रह गए। ऐसे में वह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कोई दलित नेता राष्ट्रीय राजनीति तो दूर अपने प्रदेश में ही पूरी तरह स्थापित क्यों नहीं हो पाता है। इसके 3 कारण हैं। एक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पहला यही कि दलित समाज बेहद विभक्त है, यानी कि बटा हुआ है। उसकी आंतरिक सामाजिक संरचना में उतना ही भेदभाव है जितना बाह्य समाज में है। यानी कि दलित समाज में भी अंदर क्या है कि काफ़ी लोग बिखरे हुए हैं। अब देखिए, जैसे आरक्षण का लाभ जिनको मिल गया वो सरकारी नौकरी में आ गए या उच्च पदों पर चले गए, उसके बाद वो अपनी ही जाति के, अपने ही वर्ग के कुछ लोगों को निम्न मानने लगते हैं और अपने आप को अपने ही वर्ग में ऊंचा मानने लगते हैं। तो एक विभक्तिकरण का ये भी कारण है। जाटव और पासी और वाल्मीकि और डोम और ऐसे ही अनेक दलित समुदाय एक मंच पर नहीं आते हैं। अधिकांश विमर्श दलित बनाम गैर दलित पर ही केंद्रित रहता है। दूसरा कारण यही है कि दलित समाज की आंतरिक पदसोपनीयता उसे समरूप समाज के रूप में लामबद्ध नहीं होने देती है। यदि उत्तर प्रदेश में जाटव केंद्रित दलित राजनीति है तो बिहार में पासी या मुसहर केंद्रित और पंजाब में सर्वाधिक 32% दलित हैं, लेकिन कोई दलित राजनीति की बात नहीं करता। यानी कि दलितों के बिखराव का कारण एक ये भी है कि दलित में भी कई लोग अपने अपने वर्ग को श्रेष्ठ मानकर अपने अपने ही वर्ग को उत्थान की तरफ ले जाना चाहते हैं, दूसरी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यह भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। काशीराम तो होशियारपुर पंजाब से थे, फिर भी वह वहाँ दलितों में पैठ नहीं बना सके। कारण स्पष्ट है, वहाँ दलित समाज वाल्मीकि, रविदास, कबीरपंथी, मजहबी सिख आदि में बटे हुए थे, जिनमें रोटी बेटी का संबंध भी नहीं होता है। तीसरा पहलू यह है कि दलित राजनीतिक स्वभाव से ही अस्मिता अर्थात पहचान की राजनीति को स्वीकार करती है। किसी भी दल पर जब यह ठप्पा लग जाता है कि वह दलित अस्मिता को ही तरजीह देता है तो समाज के अन्य वर्ग उससे कटने लगते हैं। इससे समावेशी राजनीति की संभावना खत्म हो जाती है। मायावती ने यह मिथक 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तोड़ा, जब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग द्वारा सैंडविच गठबंधन बनाया। इसमें उन्हें सैंडविच के 2 छोर की तरह केवल ब्राह्मण और दलितों का समर्थन मिला, वरन अंदरूनी फीलिंग के रूप में समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन मिला। अभी तक दलों की सोच थी कि दलितों का सामाजिक सशक्तिकरण होगा तो उनका राजनीतिक सशक्तिकरण स्वतः हो जाएगा। भाजपा ने इस सोच को उलट दिया। वह दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण से ही उनका सामाजिक सशक्तिकरण करना चाहती है। इससे न केवल उनका राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण होगा वरन भाजपा मजबूत होगी और हिंदू समाज के विभाजन की प्रवृत्ति भी घटेगी। इस प्रयोग से आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी दलित विधायक और दलित सांसद भाजपा के हैं, जो प्रमाणित करता है कि दलित राजनीति करवट ले चुकी है और अस्मिता की दीवार तोड़ दलित आकांक्षाएं हिलोर मार रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि शिक्षा को चाहिए तकनीक का सहारा। देखिए, कोरोना काल में कोविड-19 की महामारी से पहले भी पढ़ाई जो है वो शिक्षा जो है वो संकट से जूझ रहा था और तब 10 साल की उम्र वाले 2 में से 1 बच्चे में पढ़ने की बुनियादी दक्षता कम थी। महामारी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। देखिए, 15.5 लाख स्कूल भौतिक रूप से बंद हो गए हैं। इसमें 24.8 करोड़ से अधिक छात्र 1 वर्ष से अधिक समय तक कक्षीय पठन पाठन से वंचित हैं। तो एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बनाई है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने। देखिए, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति है
वो स्कूल बंद होने के चलते 82 से 92% तक कम हो गई है। वो मैथ की कैलकुलेशन भूल रहे हैं, भाषा लिखने की जो प्रवृत्ति होती है वो भूल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका बौद्धिक और शैक्षणिक विकास बिल्कुल ठहर सा गया है या फिर वो खोते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैथ की कैलकुलेशन तक नहीं कर पा रहे हैं और ये रिपोर्ट है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की, तो ये वाकई में चिंता का कारण है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने रेडियो, टेलीविज़न, आप कह सकते हैं कि ऐप पर लाइव क्लासेस के जरिए जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुचारू रखने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है? अगर आप अपने आसपास का ही एग्जाम्पल लेंगे तो आपके आसपास जो गरीब तबके का वर्ग है, अगर उनका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में जाता है, मिड डे भोजन के तहत सरकारी स्कूल में जाता था, तो मिड डे भोजन भी बंद हो गया। उसके बाद क्या वो उस गरीब व्यक्ति के पास वैसा स्मार्टफोन है जिससे वो अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास मुहैया करा पाए, या वो उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो सरकार का या स्कूल का या प्राइवेट किसी भी फर्म का आप कह सकते हैं कि ऐप डाउनलोड करे और बच्चे को उस ऐप के बारे में जानकारी दे और फिर उसको शिक्षा दे सके? तो ये सब जो कमियां हैं वो जाहिर सी बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2020 से पता चलता है कि घरेलू स्तर पर लगभग 60% छात्रों के पास ही टेलीविज़न और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है। अगर ऐसे में एक एडुटेक यानी कि तकनीक संचालित शिक्षा नीति की अनिवार्यता तेजी से स्पष्ट होती जा रही है, ताकि प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुकूल बनाया जा सके। वैसे हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 शिक्षा के हर स्तर को तकनीकी एकीकृत की बात करती है। इसके लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना करने की परिकल्पना भी की गई है। वास्तव में भारत तकनीक आधारित संरचना, बिजली और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच के साथ इस दिशा में छलांग लगाने के लिए तैयार है, जिसे डिजिटल इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों और शिक्षा मंत्रालय की पहल के तहत किया जा चुका है। इसके तहत स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल अवसंरचना दीक्षा नामक ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है। एडुटेक नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य जैसे वंचित समूहों की शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, शिक्षण, अध्ययन और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सक्षम बनाना, शिक्षण प्रशिक्षण को सुगम बनाना, शासन की प्रणालियां नियोजन, प्रबंधन और निगरानी की प्रक्रियाओं में सुधार करना होना चाहिए। इस पर आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे तकनीक का एक उदाहरण है रामबाण नहीं, इसका उपयोग अध्ययन की सेवा में होना चाहिए। देखिए, अगर हम भारत की शिक्षा प्रणाली की बात करें तो जो भारत की शिक्षा प्रणाली है वो विदेशी राष्ट्रों से काफ़ी अलग है। अगर हम पश्चिमी देशों में पाठ्यक्रम की बात करें तो वहाँ पर का जो पाठ्यक्रम होता है वो काफ़ी हल्का होता है और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होता है, जबकि भारत में जो फोकस है वो सैद्धांतिक ज्ञान पर किया जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि रटने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो इतना प्रेशर होता है बच्चों पर कि वो किसी तरीके से पास हो जाएं। गार्जियन भी प्रेशर देता है कि तुम्हें पास होना है, तो बच्चा क्या करता है, सीखने से ज़्यादा रटने पर फोकस करता है। अब रटने अगर वो किसी चीज़ को रटेगा तो जाहिर सी बात है उसे वो समझ नहीं पाएगा। भारतीय स्कूल में अंकन प्रणाली प्राथमिक कक्षाओं से ही शुरू की जाती है, जिससे बच्चों पर बोझ पड़ता है। और विदेशों में क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। अब ग्रेड में अगर किसी को बी मिल गया तो उसमें कई बच्चे आ जाते हैं, और इसमें फोकस हो जाता है अच्छा 500 में तुम्हारे सिर्फ 200 नंबर आए हैं, 300 नंबर आए हैं। तो ये सब जो होता है ये एक हमारी प्रणाली की कमजोरी को बताता है। अब रही बात आधुनिक शिक्षा प्रणाली की, किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा, सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण व सामाजिक आर्थिक प्रगति का मापदंड होती है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। अगर हम भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वो ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित है, जिसे सन 1835 में लागू किया गया था। अगर हम भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसी को मानेंगे तो वो हम मानेंगे मदन मोहन मालवीय जी को। देश में एक एडुटेक को बढ़ावा देने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले देश में एडुटेक की पहुंच और प्रभाव का आकलन करने के लिए खाका तैयार किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत अवसंरचना, शासन, शिक्षकों एवं छात्रों की
चुनौतियों की पहचान की जानी चाहिए। लघु से मध्यम अवधि में इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए नीति निर्माता और योजनाएं बनानी चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी का मॉडल इसमें सहायक हो सकता है। देश में मौजूदा डिजिटल खाई को पाटने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दीर्घ अवधि में जब सभी योजनाएं पूरे देश में समान रूप से जमीन पर उतर जाएं, तो सभी शैक्षणिक सामग्रियों का भंडार और समय समय पर उनका परिष्कृत करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है अफगानिस्तान के हालात, जिसे हम पहले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब है बिजनेस पेज, और बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि पेट्रोल डीजल से सुधर रही राजस्व की सेहत। कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगने वाले उत्पाद शुल्क व वैट केंद्र और राज्य दोनों की राजस्व प्राप्ति का प्रमुख माध्यम बनते दिख रहे हैं। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र को पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से 4.67 लाख करोड़ रुपए का राजस्व के रूप में मिलने का अनुमान है। इस मद के बजट में यह अनुमान 1.32 लाख रुपए से अधिक है। अब इसमें दो पॉइंट आए हैं, उत्पाद शुल्क और वैट शुल्क, तो हमें दोनों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्पाद शुल्क क्या होता है। देखिए देश में उत्पादित वस्तुओं पर जो कर लगता है उसे उत्पाद शुल्क कर कहा जाता है। उत्पाद शुल्क कर भारत में लगने वाले अप्रत्यक्ष कर में से एक है। इसे आज के समय में सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि CVAT के नाम से जाना जाता है। भारत में उत्पाद शुल्क कर 26 जनवरी 1994 को लागू किया गया था और ये कर उत्पादन या बिक्री पे लगाया जाता था। अब अगर हम बात करें वैट की, तो वैट जो है वो राज्य आधारित टैक्स है और वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसका अर्थ है कि एक प्रोडक्ट या किसी प्रकार की सर्विस की कीमत पर जो टैक्स जोड़ा जाता है। जब कोई प्रोडक्ट कंपनी या फैक्ट्री से निकलकर ग्राहक तक पहुंचता है तो इसके बीच के हर स्टेज पर जितने भी टैक्स लगते हैं उन सभी टैक्स को ही वैट कहा जाता है। इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 3.35 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया था। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी कि PPAC के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले पेट्रोल की कीमतों में 12.2% और डीजल की कीमतों में 15.1% की बढ़ोतरी हो सकी है। PPAC के डाटा के मुताबिक अनब्रांडेड पेट्रोल व डीजल पर प्रति लीटर क्रमशः 32.9 रुपये और 31.8 रुपये उत्पादन शुल्क के रूप में वसूला जाता है, यानी कि 32.9 और 31.8 तो सिर्फ टैक्स लग जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि महीने भर बाद भी दुरुस्त नहीं हुआ आयकर पोर्टल। लॉन्चिंग के एक महीने बीतने के बाद भी नए आयकर पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया जा सका है। इस वित्त मंत्री ने अभी 2 सप्ताह पहले जो पोर्टल के कामकाज की समीक्षा की थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि इस पोर्टल पर कई चीज़ें मसलन ई-प्रोसेसिंग और डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। जानकारों का कहना है कि इसके अलावा कुछ विदेशी कंपनियों को भी पोर्टल पर लॉगिन करने में समस्या आ रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कंपनियों को दूसरी लहर के बाद तेज रिकवरी की उम्मीद। तो कोरोना के बाद जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था मंद पड़ी थी और अब ये पूरी तरीके से अनलॉक हो गया है। देश या राज्यों ने जो लॉकडाउन लगाया था तो उसके बाद जो CII है उसने ये अनुमान लगाया है कि अब जो रिकवरी है इकोनॉमी की वो काफ़ी तेज होगी। अब CII क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। देखिए इसकी स्थापना 1895 में की गई थी और भारत सरकार और ये भारत की एक गैर सरकारी गैर लाभ उद्योग तथा उद्योग प्रबंधन संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब CII की रिपोर्ट में कहा गया है कि 59% कारपोरेट को उम्मीद है कि दूसरी लहर के बाद
उनके सेक्टर की बिक्री में पिछले साल की संक्रमण की लहर के मुकाबले तेज रिकवरी होगी। 46% का मानना है कि पिछले साल की तरह ही उनके सेक्टर की बिक्री में रिकवरी होगी। सीआईआई की रिपोर्ट के मुताबिक 49% सीईओ का मानना है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही की उपभोक्ता मांग वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के मुकाबले अधिक मजबूत रहेगी। वहीं 72% सीईओ का मानना है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 2 वर्ष पूर्व की समान अवधि के मुकाबले अधिक निवेश किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स पेज की है कि अर्जेंटीना 28 साल बाद चैंपियन बना है। उसने खिताबी मुकाबले में यूरो कप के खिताबी मुकाबले में ब्राज़ील को 1-0 से हरा दिया है और 28 साल बाद ये कप उसने जीता है। हालांकि और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जरूर पूछ सकता है कि यूरो कप किसने और किसको हराकर जीता है। उसके बाद है जोकोविच ने जीता 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब यानी कि विंबलडन खिताब। इन्होंने इटली के मेटेओ बेरेटनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से हराकर जीता है और ये इनका तीसरा लगातार ग्रैंड स्लैम खिताब था विंबलडन का। अब तो ये आज का यानी कि 12 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।